हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज आ गए हैं लेकर के आपके लिए हिस्ट्री का पूरा निचोड़। मतलब आपका जो जितना पूरा बुक में है ना, उसका पूरा बुक का निचोड़ जो है ये सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाला है। और बस धैर्य रख करके देखेंगे, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम के लिए और मेन बोर्ड एग्जाम के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही आवश्यक होने वाला है और बहुत ही लाभदायक होने वाला वीडियो ये है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, है ना, जितना देर तक हो यहाँ बस बने रहें। और उसके बाद जो है हम लोग पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो के जरिए। तो धैर्य रखें, घबराएं नहीं, आराम से पढ़ेंगे बस। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और एक एक चैप्टर करके पूरे बुक को ही कंप्लीट कर डालते हैं और आज खत्म कर डालते हैं। तो बस दिलसाद सर के साथ बने रहें और हिस्ट्री को आज, है ना, क्या बोलते हैं, उसको घोर के पी ही जाना है बस एक वीडियो के अंदर। चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला, है ना, पहला जो है अध्याय, ये है आपका पहला अध्याय। तो उसको देख लेते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा हुआ। तो यहां दो क्वेश्चन बन गया भाई, बस क्वेश्चन को आप समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे पॉइंट वाइज। तो दयाराम सहनी की, है ना, दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 1922 की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज, है ना, राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था भाई? राखल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। यह एक नगर सभ्यता है। यह क्या है? नगर सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो एक नगर सभ्यता है। सभ्यता का काल लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से, है ना, 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर हम बात करें कि प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करें तो उसमें आता है हड़प्पा, खुद हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, लोथल आता है, कालीबंगा आता है, राखी गढ़ी आता है और बनवाली आता है। ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा हड़प्पा का प्रमुख स्थल है। क्या है भाई? हड़प्पा का प्रमुख स्थल है। अगर हम राखी गढ़ी की बात करें जो कि हरियाणा में है, कहां है भाई? राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल माना जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ना अभी तक का राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो समझ में आ गया भाई सारे पॉइंट। उसके बाद है अगला पॉइंट कि सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लिखेंगे सिंधु नदी प्रणाली के किनारे स्थित है। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में थोड़ा सा स्पीड चलेगा, लेकिन बस आप समझते जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो भाई, क्योंकि पूरा जो है इसमें पूरा हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करने वाले, पूरे बुक को कंप्लीट करने वाले, तो समझना पड़ेगा ना। चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या है कि सिंधु नदी प्रणाली के किनारे ही क्या है सभ्यता, ये जो सभ्यता है स्थित है। नगरों का निर्माण जो है ईंटों से हुआ था। नगरों का निर्माण किससे हुआ था? ईंटों से हुआ था। आकार के समरूप और पक्की ईंटें थी। आकार में समरूप था, एक जैसा था और पक्की ईंटें थी। सारा का सारा ईंट पका हुआ था। आगे चलते हैं। प्रमुख विशेषताएं, इसमें क्या था भाई? सड़क व्यवस्था सही था, जल निकासी प्रणाली भी सही था और ग्रिड सिस्टम था। क्या था? ग्रिड सिस्टम था। ये तीन चीजें जो है वो मशहूर माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। किसमें? तो ये हड़प्पा सभ्यता में पॉपुलर हुआ था। किसमें? सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और ग्रिड सिस्टम। आगे चलते हैं कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानगर, है ना, स्नानगर जो कि ग्रेट बैथ का बात करें तो मिला है। क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में महान स्नानगर मिला है, बढ़िया सबसे बड़ा जो है मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो में। अगर लोथल की बात करें तो लोथल में है ना डॉक यार्ड जो कि गोदी बंदर, डॉक यार्ड को क्या क्या बोलते हैं? डोगी बंदर मिला है। क्या मिला है? गोदी बंदर मिला है। क्या मिला है? डॉक यार्ड मिला है लोथल में। और ये जो लोथल है ना वो समुद्री व्यापार का परिणाम है। क्या है? समुद्री व्यापार का प्रमाण है, जो कि जहाज के जैसा ये डॉक यार्ड मिला है। क्या मिला है? जहाज के जैसा ये डॉक यार्ड मिला है। आगे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धान, गेहूं, जौ, कपास की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? धान, गेहूं, जौ, कपास की खेती किया करते थे। हड़प्पा की लिपि अब तक, है ना, अपठनीय है। क्या है? अपठनीय है। हड़प्पा की लिपि जो है ना अब तक के अपठनीय है, अभी तक के पूरी तरीके से इसे पढ़ा नहीं गया है ना, और ये अपठनीय है, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ के लोग क्या है? मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस, है ना,
और पशुपति की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे भाई? मातृ देवी की पूजा किया करते थे और पशुपति की पूजा किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस की पूजा किया करते थे? तो मातृ देवी की और पशुपति है ना महाराज की पूजा किया करते थे। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है भाई आपका? ये रहा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है कि उन्होंने माप तौल की मानक प्रणाली विकसित की थी। माप तौल की मानक प्रणाली क्या की थी? विकसित की थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। उसके बाद आता है इस सभ्यता के लोग धातु से मूर्तियां बनाते थे, विशेषकर नर्तकी की कांस्य, है ना, कांस्य मूर्तियां। किसकी मूर्तियां भाई? है ना, डांसिंग गर्ल। कौन सा बनाता था मूर्ति? है ना, नृतक, जो नृत्य करने वाली गुड़िया थी वो कांस्य की गुड़िया बनाया जाता था। डांसिंग गर्ल को बनाया जाता था मूर्ति के तौर पे। आगे चलते हैं, सेल यानी कि मुद्राएं। तो उस वक्त की मुद्राएं क्या थी? पशु आकृतियां मिलती हैं जैसे बैल, गेंडा, हाथी। तो उनके जो मुद्राएं हैं ना, तो मुद्राओं पर पशु का हस्त है ना मिलता था, आकृति मिलता था, बैल का, गेंडा का, हाथी का, ये सारे जानवरों का उस पर क्या मिलता था? मोहर मिलता था सिक्कों पर, मुद्राओं पर। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, कहता है दफन विधि। तो दफन विधि से मृत्यु संस्कार किया जाता था। सामूहिक समाधि भी मिलती है। अगर हम खोजते हैं ना, अभी जैसे खोजा जाता है किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता में, तो वहां के लोगों को दफना दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को दफना दिया जाता था और इसका प्रमाण भी समाधि के तौर पे मिलता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर इस चैप्टर का। उसके बाद आता है भाई लोहा। तो लोहा ज्ञात नहीं था, परंतु तांबा हो, कांसा हो, सोना हो, चांदी हो का उपयोग होता था। तो ये चारों चीजों का उपयोग होता था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर बात करें तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग वो बड़ा ही अच्छे तरीके से करते थे। अब चलते हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कहता है संभवतः प्राकृतिक आपदा आई, नदियों का मार्ग बदला और क्या हुआ कि आर्थिक गिरावट आई और आर्यों का आक्रमण हुआ। तो ये सारे कारण है भाई। पहला कारण है प्राकृतिक आपदा, दूसरा कारण है कि नदियों का मार्ग बदलना, तीसरा कारण है आर्थिक गिरावट और चौथा कारण है आर्यों का आक्रमण। तो ये चार कारण है जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया था? अंत हो गया था, है ना, पतन हो गया था, खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। ये हो गया पहला चैप्टर आपका कंप्लीट। पहला चैप्टर आपका हो गया समाप्त। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर भाई। दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं और इसको भी बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दूसरे चैप्टर को। कहता है मगध की राजधानी तो कहां थी भाई? राजगीर और पाटलिपुत्र। राजगीर से कहां था? पाटलिपुत्र था। तो मगध की राजधानी, ये दो राजधानी है ना, क्या क्या है? राजगीर और पाटलिपुत्र, जिसे पटना भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। उसके बाद आता है धम्म की नीति का प्रचारक कौन था? तो सम्राट अशोक जो था ना, वो धम्म की नीति का अवलंबन किया था, है ना, धम्म की नीति को अपनाया था। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। क्या था भाई? सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज, याद है? मेगस्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका है। मेगस्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका है। बस क्वेश्चन को समझते जाएंगे और ये पूरा का पूरा निचोड़ है भाई चैप्टर का। कलिंग युद्ध किसके शासन में हुआ था? तो अशोक के शासन में हुआ था कलिंग युद्ध। उसके बाद आता है 6 कृषि कर को कहते हैं, है ना, तो भाग कहते हैं। उसके बाद आता है मौर्य काल में नगर प्रमुख को कहते थे नगरक। जो प्रमुख नगर होता था उसे क्या कहते थे? नगरक कहते थे। किस काल में? मौर्य के काल में। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस इसी तरीके से पूरे चैप्टर को, पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हम लोग। ये रहा अगला चैप्टर। क्या कहता है भाई? प्रशस्तियों को का उद्देश्य क्या है भाई? प्रशस्तियों का उद्देश्य कहता है राजा की उपलब्धियों का गुणगान। क्या है भाई? राजा की उपलब्धियों का गुणगान, इसी को कहते हैं प्रशस्तियों का उद्देश्य, है ना। उसका उद्देश्य क्या था? कि राजा की उपलब्धियों का गुणगान गाना। दूसरा क्या है भाई? ब्रह्मदेव, है ना, ब्रह्मदेव की बात करें तो ब्रह्मदेव भूमि, यानी कि ब्राह्मणों का दान की गई भूमि को ही क्या कहते थे? ब्रह्मदेव भूमि।
ब्रह्म देव भूमि किसे कहते थे? जो ब्राह्मणों के द्वारा दान किया जाता था जो भूमि, उसी को कहते थे ब्रह्म देव भूमि। उसके बाद आता रोमन व्यापार का प्रमाण। तो रोमन व्यापार का प्रमाण क्या था? रोमन सिक्के भारत में मिले हैं, उसी यही है कि रोमन प्रवान यहां हुआ है। भाई रोमन के लोगों का सिक्का जो है वो भारत में मिलता है, यानी कि व्यापार हुआ था, वहां का पैसा यहां आया था, तो वहां का पैसा ऐसे थोड़ी आ जाएगा, यहां से सामान भी किया होगा, तो पैसा आना और सामान जाना यही तो व्यापार है ना। तो यानी कि यही प्रमाण मिलता है, रोमन व्यापार का प्रमाण मिलता है, क्योंकि रोमन सिक्के जो है भारत में मिले हैं। पाटलिपुत्र स्थित था कहां? गंगा के किनारे। क्लियर है भाई। कृषक शब्द का अर्थ है किसान। कृषक शब्द का अर्थ क्या है? किसान। राजा द्वारा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, है ना, राजा द्वारा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, वो क्या कहलाता है? ईश्वरवादी शासन। क्या कहलाता है भाई? ईश्वरवादी शासन कहलाता है कि खुद को ईश्वर की प्रतिनिधि को मानना, है ना। धम की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी और खरोष्ठी थी। ये दो लिपि थी किसकी? धम की। आगे चलते हैं। प्राचीन नगरों में जल प्रबंधन था। प्राचीन नगरों में जल प्रबंधन था सिर्फ और सिर्फ मथुरा में था, और भी होगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये रहा भाई अगला पॉइंट, और ये जरा समझेंगे सही से, ठीक है। अब तक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का देख रहे थे, अब थोड़ा बड़ा आएंगे आगे। राजतंत्र और साम्राज्य। राजतंत्र और साम्राज्य की बात करें तो महाजनपदों की स्थापना जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की बात करें तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगीर थी, और उसके बाद पाटलिपुत्र यानी कि पटना कर दिया गया। पहले राजगीर था, उसके बाद पटना कर दिया गया। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और वो कब किया था? 321 ईसा पूर्व में किया था। क्लियर है भाई। मौर्य प्रशासन का विवरण जो मिलता है वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलता है। किससे मिलता है? इंडिका से मिलता है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से किसका मिलता है? किस शासन का? तो मौर्य वंश का पूरा विवरण मिलता है किसका? मेगास्थनीज की बुक इंडिका से। तो आपसे पूछा जाएगा मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका। आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई हम लोग। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर में क्या कहता है? अर्थशास्त्र ग्रंथ कौटिल्य, जो कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ जो था वो कौटिल्य का था। कौटिल्य का लिखा हुआ था, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, द्वारा रचित था, जिसमें शासन, कर व्यवस्था, सेना आदि का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है भाई? तो शासन मिलता है, और कर व्यवस्था मिलता है ना, और उसके बाद सेना का मिलता है, उसके बाद सारी चीजों का विवरण मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लिखता है कि अशोक और धम्म नीति। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि अशोक और धम्म नीति क्या था भाई। कहता कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई। क्या अपनाई? धम्म नीति अपनाई 261 ईसा पूर्व में। क्लियर है। धम्म के मतलब क्या है? कि नैतिक आचरण है, धार्मिक अहिंसुता है, और प्रजा का कल्याण है धम्म। ठीक है भाई। उसके बाद आता है शिला लेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया गया। किसका प्रचार किया गया? शिला लेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया गया। आगे चलते हैं भाई। ये धम्म था, और ये कलिंग का युद्ध जो कि अशोक थे, और अशोक ने ही धम्म की नीति को अपनाई। और धम्म क्या करता था? धम्म जो था नैतिक आचरण, धार्मिक अहिंसुता और प्रजा का कल्याण था, है ना। समझ में आ रहा है? चलते हैं। ये पढ़ लिए हम अशोक और धम्म की नीति की डिटेल्स को। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे कृषि और कर व्यवस्था को। कृषि और कर व्यवस्था को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद नगर और व्यापार को पढ़ेंगे। एक एक करके पॉइंट वाइज पूरे तरीके से हम लोग निचोड़ के पढ़ लेंगे इसको। कृषि और कर व्यवस्था कहता है भूमि कर को भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भूमि कर को भाग कहा जाता था, जो कि है ना 1/6 भाग था। कितना भाग था? 1/6 भाग। किसान को हलवाहा, ग्रामीण, ग्रामिक और कृषक कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था भाई? किसान को हलवाहा, ग्रामिक और कृषक कहा जाता था।
शूद्रों और दासों से भी कृषि कार्य कराया जाता था। अगर सिंचाई के साधन की बात करें तो सिंचाई के साधन कुएं, तालाब और नहरें ये थी भाई, है ना। कुएं, तालाब और नहरें जो थी वो कृषि के साधन थे। अगर हम बात करें सातवाहन काल में भूमि दान की परंपरा शुरू हुई और ब्राह्मणों को, है ना, क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेव भूमि कहते थे, है ना। ब्रह्मदेव के द्वारा जो दिया, ब्राह्मणों के द्वारा जो भूमि दिया जाता था उसे ही ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। ये पढ़ चुके हैं पहले भी, अभी भी फिर से पढ़ ले रहे हैं पॉइंट वाइज। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, नगर और व्यापार। इसको देख लेते हैं भाई, नगर और व्यापार। नगर और व्यापार कहता है प्रमुख प्राचीन नगर पाटलिपुत्र, मथुरा और उज्जैनी और क्या है, ताम्रलिपि और पूननगम, ये जो है प्रमुख प्राचीन नगर है। पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैनी और ताम्रलिपि और पुण्यनगर, ये जो है ना, ये सारा का सारा प्राचीन नगर है, प्राचीन शहर है, पुराने शहर हैं। उसके बाद अगर बात करें मथुरा की तो धार्मिक, व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। रोमन व्यापार की बात करें तो रोमन व्यापार के प्रमाण के अनुसार रोमन सिक्के, है ना, मृभदांड और आभूषण जो है मिलते हैं, ठीक है। सैलबोंध और मुसलमान व्यापारी विदेशियों से संपर्क रखते थे। क्या रखते थे, सैलबोंध और मुसलमान व्यापारी जो है क्या करते थे, विदेशों से संपर्क रखते थे। अभिलेख और स्त्रोत, अभिलेखों का स्त्रोत कहां से मिलता है भाई, तो अशोक के शिलालेख यानी कि ब्राह्मी लिपि उत्तरी भाग को, और खरोष्ठी जो कि उत्तरी पश्चिम भाग, और आरामाइक और ग्रीक अफगान क्षेत्र में आता है अशोक के शिलालेख में। आगे चलते हैं भाई, सारे लोग बस समझते जाएंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे सही तरीके से और उसे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कहता है प्रशस्तियां, तो राजा के उपलब्धियों का बखान, जैसे कि इलाहाबाद प्रशस्ति हर्षवर्धन काल में हुआ था। आगे चलते हैं कि भित्ति लेख, मुद्राएं, यात्रा वृत्तांत ग्रंथ भी महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे हम क्या जान सकते हैं, जिससे हम सारी चीज़ों को जान सकते हैं। विवरण जो है वो सारा मिलता है ये सारी चीज़ों से। यात्रा वृत्तांत हो गया, ग्रंथ हो गया, मुद्रा हो गया, भित्ति लेख हो गया। चलिए आपको क्या हो गया, चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा देख लेते हैं, बस उसी तरीके से जिस तरीके से चैप्टर 2 को भी कंप्लीट किए हैं। अब ये सब जो है ना छोटा छोटा चैप्टर है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, छोटा छोटा चैप्टर है, बस खत्म हो जाएगा तुरंत। जो था मेन तो पढ़ लिए। मगध की राजधानी भाई राजगीर पहले था, उसके बाद पाटलिपुत्रा कर दिया गया। अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। धर्म की नीति सम्राट अशोक ने किया। फिर से वही चीज आ रहा है, एक मिनट आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि फिर से वही तो कहीं नहीं है, क्योंकि वही तो हमको दिख रहा है, हाँ वही चीज़ है। फिर से वो दूसरा चैप्टर ही है, तीसरा चैप्टर आगे चलते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा चैप्टर, है ना, ये रहा आपका तीसरा चैप्टर, और इसको भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म क्या है, शाक्य वंश में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। किसका, महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, जो कि आज वर्तमान में आज क्या है, नेपाल का है, नेपाल में स्थित है लुम्बिनी, है ना। उसके बात करें जो कि नेपाल कहलाता था लुम्बिनी पहले। बुद्ध में, है ना, बुद्ध ने बोध गया में, जो कि बोध गया कहाँ पड़ता है, बिहार में, तो बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति किया था। किसके नीचे भाई, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। धर्म चक्र परिवर्तन जो कि पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। कहां दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। कौन सा, पहला उपदेश जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। पहला उपदेश क्या कहलाता है, धर्म चक्र, है ना, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, जो कि सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किए थे, निर्वाण प्राप्त किए थे कुशीनगर में। कहां भाई, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है जी। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, तो कौन कौन है, त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक जो कि विनय पीटक और शीत पीटक और अभिधम्म पीटक, ये 3 पीटक हैं जिसे त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ ये 3 पीटक हैं जिसे त्रिपिटक एक साथ अगर बोलेंगे तो।
फिर आता है बौद्ध धर्म पाली भाषा में प्रचलित किया गया था। कौन सा भाषा में? बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में प्रचलित किया गया था। उसके बाद आता है महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध किया किसने? महात्मा गांधी ने जाति प्रथा का विरोध किया। चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो महात्मा गांधी ने क्या किया भाई? जाति प्रथा का विरोध किया। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करें, है ना, महावीर की अगर बात करें तो वो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। कौन से धर्म के? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर जैन का धर्म, सॉरी महावीर जैन का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। वो कौन है भाई? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न थे और जैन धर्म के भी 3 रत्न हैं। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है। अहिंसा को क्या माना गया है? सर्वोच्च माना गया है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? हीनयान और महायान, ये 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। उसके बाद आते हैं महायान में बुद्ध को भगवान की तरह पूजा जाता था और ना हीनयान में उसे भगवान का स्वरूप माना जाता था, है ना। तो महायान में बुद्ध को भगवान की तरह ही पूजा जाता था। और बिहार और चैत्य बौद्ध धर्म की प्रमुख क्या थी? स्थापत्य संरचना है बिहार और चैत्य बौद्ध, ठीक है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप बताएं अगर बात करें तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में मिलती हैं। कितनी कौन कौन सी भाषा में? उनकी जो लिपि मिलती है अशोक की वो मिलती है ब्राह्मी भाषा में, और दूसरा है कौन सा भाषा? प्राकृतिक भाषा में मिलता है। अशोक ने धम्म नीति के द्वारा नैतिकता और करुणा का प्रचार किया था। धम्म नीति के द्वारा क्या किया था? नैतिकता और करुणा का प्रचार किया था। किसने? अशोक ने। क्लियर है भाई यहां तक? आगे चलते हैं, चलिए भाई। नैतिकता और करुणा का प्रचार किया था। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट में कि स्तूपों में बुद्ध के अवशेष रखे होते हैं। बुद्ध की जो जो चीज है, जो जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है वो चीज रखा जाता है और स्तूप बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें राजगीर में तो क्या है भाई? शांति स्तूप है, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं हम लोग सांची स्तूप के बारे में, जरा ध्यान से, ठीक है ना। राजगीर में क्या है? शांति स्तूप। कहता है बाबर की गुफाएं, है ना, बराबर की गुफाएं जो है मौर्यकालीन शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है भाई? बराबर की गुफाएं जो है मौर्यकालीन शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बौद्ध धर्म में महिलाओं और निम्न वर्गों को भी स्थान मिला है। महिलाओं को भी स्थान मिला है और निम्न वर्गों को भी स्थान मिला है बौद्ध धर्म में। बौद्ध संघ में कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के शामिल हो सकता है। कोई भेदभाव नहीं है बौद्ध धर्म में भी। कहता है चैत्य पूजा स्थल होते थे और विहार रहने का स्थान। चैत्य जो है पूजा स्थल होता था और विहार जो है क्या होता था? रहने का स्थान होता था। अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा, है ना, अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख केंद्र थे। क्या थे भाई? बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख केंद्र थे। महावीर ने ब्रह्मचार्य को 5वां व्रत जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य को 5वां व्रत जोड़ा महावीर ने। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई? अगला पॉइंट कहता है कि महावीर ने, है ना, 5वां व्रत जोड़ा। ये तो पढ़ लिए भाई। उसके बाद आता है जैन धर्म ने 5 व्रत है। कौन कौन धर्म भाई? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, है ना। ये 5 है, जो 5 व्रत है जो कि जैन धर्म में है। किस धर्म में? जैन धर्म में ये 5 व्रत है। बुद्ध और महावीर दोनों ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया है। क्या किया? स्वीकार नहीं किया है, कि प्रमाणित नहीं किया है। बुद्ध भी गलत बोलते हैं और जैन जो कि महावीर भी गलत बोलते हैं। बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर की अवधारणा को नकारा है। आत्मा और ईश्वर की अवधारणा को नकारा है। बुद्ध धर्म के प्रचारक अशोक थे, कनिष्क थे,
हरिणा थे, जैसे राजा बने हैं। ये तीनों राजा जो हैं वो बुद्ध धर्म के प्रचारक थे। विचार, विश्वास और स्थापत्य भारतीय संस्कृति की पहचान बन गया, है ना। तो ये हो गया तीसरा चैप्टर भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। चलते हैं चौथा चैप्टर की ओर। ये रहा भाई आपका चौथा चैप्टर। क्या कहता है चौथा चैप्टर, जरा देख लेते हैं इसका भी पॉइंट, है ना, सारा पॉइंट देख लेते हैं इसका भी। ये रहा आपका चौथा चैप्टर। क्या कहता है चौथा चैप्टर भाई आपका, कहता है कि अल बरूनी भारत आया था किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था, है ना। अल बरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में आया था। अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक फारसी में लिखी। किताबुल हिंद नामक पुस्तक जो है फारसी में लिखी थी। अल बरूनी ने हिंदू धर्म, समाज और प्रदर्शन का गहराई से अध्ययन किया था। क्या किया था, हिंदू धर्म, समाज और प्रदर्शन का गहराई से अध्ययन किया था। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और ना भारत आया था, ठीक है भाई। इब्न बतूता ने लिखा रेहला, क्या लिखा, रेहला नामक पुस्तक लिखा, जिसमें लिखता है कि भारत की प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति को बड़े ही अच्छे तरीके से उसने वर्णन किया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में, किसने भाई, रेहला नामक पुस्तक ने इब्न बतूता ने लिखा, ठीक है। इब्न बतूता दिल्ली के काजी, यानी कि अगर हम बात करें जज, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो नियुक्त हुआ था। दिल्ली के न्यायाधीश, दिल्ली के काजी, दिल्ली के मुख्य, है ना, जज के रूप में वो क्या हुआ था, नियुक्त हुआ था दिल्ली सल्तनत में। उसने भारत में सुरक्षा, व्यापार और महिलाओं की स्थिति को जिक्र किया है और बड़े ही अच्छे तरीके से जिक्र किया है रेहला में। किसने भाई, रेहला में। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाँ, महिलाओं की स्थिति को क्या किया है, वो बड़े ही अच्छी तरीके से जिक्र किया है रेहला में। इब्न बतूता ने भारत में व्यापार मार्गों और बंदरगाहों की जानकारी दी है। क्या दी है, व्यापार मार्गों कि किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं भारत में जाकर के, और बंदरगाहों की जानकारी वो अपनी किताब में देते हैं। अब हम अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान क्या था भाई, गुप्त वंश के दौरान भारत आया था 5वीं सदी में। कौन सी सदी में, फाहियान की बात करें तो वो 5वीं सदी में आया था गुप्त वंश के दौरान। फाहियान ने लिखा कि भारत में अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता थी। क्या थी, अहिंसा थी और धार्मिक अलगाव था। सब सारे लोगों में धार्मिक अलगाव था और असहिष्णुता था। फाहियान लिखते हैं, फाहियान ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन और ब्राह्मण धर्म के उत्थान को महसूस किया था। क्या किया था, ब्राह्मण धर्म के उत्थान को महसूस किया था। फाहियान ने भारतीय समाज में छुआछूत और वर्ण व्यवस्था पर भी टिप्पणी की थी। क्या की थी, वर्ण व्यवस्था पर भी टिप्पणी किया था। किसने, फाहियान ने। हेन सांग की बात करें तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था 7वीं सदी में। वेनस्यांग क्या आया था, वेनस्यांग की अगर बात करें, हेनस्यांग की अगर बात करें तो वो आया था 7वीं सदी में। किसके ना, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेनस्यांग नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हैं और वो बड़े ही तारीफ करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, हेनस्यांग, क्योंकि वहां के छात्र वो रह चुके हैं। हेनस्यांग ने लिखा कि भारत में शिक्षा का उच्च स्तर था और विद्यार्थी अनुशासित थे, बड़े ही अच्छे विद्यार्थी थे। वो लिखते हैं वेनस्यांग। कहता है हेनस्यांग ने बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की अस्तित्व को स्वीकारा, हिंदू धर्म को भी अपनाया और बौद्ध धर्म को भी अपनाया हेनस्यांग ने। यात्रियों के विवरण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म को समझाने में क्या हुआ है, अगर हम बात करें कि यात्रियों के विवरण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और धर्म को समझने में सहायक करता है। जितने भी यात्री आए हैं ना भारत, अगर उसकी विवरणों को देखें, अगर उसके विवरण को पढ़ें, तब हमें समझ में आता है कि पहले जो हमारा धर्म क्या था और अब हमारे पास क्या आया है। तो वो धार्मिक सुधारों को समझने में बहुत ही लाभदायक होता है वो जो सारे लोगों का लिखा हुआ यात्रियों का विवरण जो है। यात्रियों ने जाति व्यवस्था, कर प्रणाली और शाही प्रशंसा का वर्णन किया। किसका वर्णन किया भाई, शाही प्रशंसा का वर्णन किया, जाति व्यवस्था का वर्णन किया, सारी चीजों का वो वर्णन करता है। कौन, तो यात्रियों ने। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ने बताया कि भारत भाषा संस्कृति थी। क्या थी, भारत की भाषा जो है वो संस्कृति थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। क्या थी, भारत की लिपि ब्राह्मी थी और भाषा क्या थी, संस्कृति थी। वो किसने बताया, अल बरूनी ने बताया भाई। फाहियान ने कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली में दंड कम और धर्म ज्यादा प्रभावी है।
कहता है कि भारतीय प्रणाली, भारतीय दंड प्रणाली की अगर बात करें तो दंड देने की जैसे ही बात आती है तो दंड कम वहां दिखता है, लेकिन धर्म का ज्यादा दिखता है, सपोर्ट धर्म का ज्यादा दिखता है वहां। कहां? भारतीय न्याय प्रणाली में। आगे चलते हैं। सारे यात्रियों का हम देख रहे हैं, विवरण देख रहे हैं कि सारे यात्रियों ने क्या क्या कहा, किसने किसने क्या कहा भारत के शासकों के बारे में, वो देखते हैं। जैसे कि इब्न बतूता कहते हैं, इब्न बतूता लिखा कि तुगलक काल में राजा जो है बहुत ही अस्थिर रहा और क्रूर था, बहुत ही खतरनाक था। किसने लिखता है? इब्न बतूता लिखता है। हेन सियांग के अनुसार कहता है कि भारत जो है धार्मिक बहुलता थी और धर्म के प्रति सहिष्णुता थी। क्या थी? सहिष्णुता थी। मतलब सब लोग क्या थे? धर्म के प्रति बड़े ही बहुलता थे। आगे चलते हैं। कहता है यात्रियों की रचनाएं भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। यानी कि जितने भी यात्री हैं उनकी जितनी भी रचनाएं हैं भारत के लिए, इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे जानने को मिलता है कि इतिहास में हुआ क्या था। तो उन सारी यात्राओं को पढ़ते हैं और यहाँ हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं। अल बरूनी ने कहा कि भारतीय ज्ञान, खगोल शास्त्र और विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में क्या देना चाहिए? ज्ञान और खगोल शास्त्र और विज्ञान पर बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। इब्न बतूता ने कहा कि दिल्ली सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। इब्न बतूता क्या कहते हैं कि दिल्ली जो है वो सबसे बड़ा खूबसूरत शहर है और सबसे बड़ा शहर है। वेन सियांग ने लिखा कि हर्षवर्धन गरीबों और ब्राह्मणों के प्रति दयालु हैं, बड़े ही अच्छे आदमी हैं वो। किसने? हर्षवर्धन जो है बड़े ही अच्छे आदमी हैं गरीबों और ब्राह्मणों के प्रति। आगे चलते हैं। यात्रियों ने भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति को विविधता बताया, कहीं उच्च और कहीं निम्न और कहीं तो एकदम गिरा दिया है। तो यात्रियों ने भाई महिलाओं को यहाँ किस तरीके से दबाया जाता था भारत में, वो सारी चीज़ों को यहाँ दिखाते हैं। कहीं उच्च बता देते हैं और कहीं एकदम निम्न बता देते हैं। आया समझ में? कहता है कि वेन सियांग फाहियान ने सामाजिक असमानता का विशेष जिक्र किया है। जैसे चंडालों को अलग रहना पड़ता था। क्या पड़ता था? चंडालों को अलग रखना पड़ता। तो सामाजिक असमानता बताया किसने? फाहियान ने बताया कि ये जो है भारतीय समाज में ये सामाजिक असमानताएं हैं, जिसलिए चंडालों को अलग रहना पड़ता है। वेन सियांग ने लिखा कि हिंदू और बौद्ध मंदिर साथ साथ होते थे, है ना। जहां पर हिंदू मंदिर है वहां बौद्ध मंदिर भी साथ साथ हुआ करता है भारत में। ये लिखते हैं हेन सांग। आगे चलें भाई। ये लीजिए, यहां आपका चौथा भी कंप्लीट होता है कि इन यात्रियों की रचनाएं हमें भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की झलक देती है। क्या देती है? इन यात्रियों की रचनाएं हमें भारत संस्कृति और धार्मिक और सामाजिक जीवन की झलक देती है। आगे चलते हैं बड़े ही स्पीड के साथ, क्योंकि जो है वक्त बहुत ही ज़्यादा जा रहा है और थोड़ा धीमा चल रहे हैं हम, है ना। ये आपका रहा 5वां चैप्टर भाई। 5वां चैप्टर में क्या आएगा? भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। अलवार यानी कि विष्णु भक्त और नयनार यानी कि शिव भक्त प्रमुख संत थे। अगर नयनार की बात करें तो शिव भक्त, अलवार की बात करें तो विष्णु भक्त। इन संतों ने जात पात और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। यानी कि विष्णु भक्त और शिव भक्त की बात करें तो इसने जो है ना जात पात और ब्राह्मणवाद को बिल्कुल ही तरीके से क्या किया? विरोध किया। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की भक्ति को व्यक्तिगत बनाया। कबीर और मूर्ति पूजा और पाखंड का विरोध किया, है ना। कबीर ने क्या किया कि मूर्ति पूजा और पाखंड का विरोध किया। कबीर ने कहा कि ना हिंदू ना मुसलमान, क्या कहा? ना हिंदू ना मुसलमान, कबीर कहते हैं। रैदास कहते हैं कि सामान्यता और प्रेम के समर्थक थे। क्या थे? रैदास जो थे वो सामान्यता और प्रेम के समर्थक थे। मीराबाई की बात करें तो श्री कृष्ण की पति रूप में मानती थी, वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मीराबाई मानती थी। आगे चलें। हाँ जी, अब गुरु नानक देख लेते हैं। गुरु नानक क्या कहते हैं कि गुरु नानक ने एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया। ओंकार नाम का संदेश दिया, ओंकार सतनाम का संदेश दिया इस नाम का। कहते हैं इन संतों ने स्थानीय भाषाओं में रचनाएं की। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। सूफी परंपरा इस्लाम का आध्यात्मिक रूप है। सूफी संतों के पीर और औलिया कहा जाता है। सूफी संतों को क्या कहा जाता है? पीर और औलिया कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
प्रसिद्ध सूफी संत थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ये प्रमुख सूफी संत थे। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के संत थे। कहाँ के थे? दिल्ली के संत थे निज़ामुद्दीन औलिया। सूफियों की साधना में समा, ध्यान, जिक्र शामिल है। क्या है भाई? समा, ध्यान और जिक्र शामिल है सूफियों की साधना में। सूफी और भक्त संत दोनों ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, यानी कि धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। सूफी हो या फिर भक्ति संत हो, दोनों ने ही ये धार्मिक कट्टरवादियों का क्या किया है? विरोध किया है। आगे चलते हैं कि स्त्रियां और निम्न वर्ग भी इन आंदोलन से जुड़े थे। स्त्री भी जुड़ा था और अन्य वर्ग की बात करें, निम्न वर्ग की भी बात करें तो इन आंदोलन से जुड़ी हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई? अगला कहता है कि यहां तो पढ़ लिए निम्न इन आंदोलन से जुड़ी हैं। इनका शिक्षाएं आज भी दरगाहों और मंदिरों में गाई जाती है। इनकी शिक्षाएं, जो जो चीज़ संतों ने किया, जो जो चीज़ भक्तों ने किया, उनकी दरगाहों और उनके स्थानों मंदिरों में गाया जाता है। इन्होंने भारत की साझा संस्कृति को मजबूत किया। इन्होंने क्या किया? साझा संस्कृति को मजबूत किया, है ना। क्या बनाया? एक कंपोजिट कल्चर बनाया, बड़ा ही अच्छा कल्चर बनाया कि सारे लोग मिल करके रहे भाई। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये लीजिए अगला चैप्टर, चलते हैं छठा चैप्टर की ओर। छठा चैप्टर क्या कहता है भाई? कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, सॉरी सातवां चैप्टर हो गया ना, ये सातवां चैप्टर हो गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियक और बुक्का के द्वारा किया गया था। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। हरियक और बुक्का संगम वंश के संस्थापक थे। किसके थे भाई? संगम वंश के संस्थापक थे। विजयनगर में 4 प्रमुख राजवंश हुए, संगम, सालू, तुलुव और अरविंदु। ये 4 तरह के क्या है भाई? राजवंश आए हैं। किसमें? तो राजवंश आए हैं विजयनगर में। ठीक है भाई। कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कृष्णदेव राय के समय में वो कौन था? वो तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ लिखा। अमुक्त माल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ लिखते हैं कृष्णदेव राय। साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी भाई? साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी हम्पी। और एक हम्पी आप देखते हैं 50 के नोट पर, है ना, वो इन्हीं का बना हुआ। आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विजयनगर में मंडपम स्तंभ युक्त मंडल शैली के मंदिर प्रसिद्ध है। और बोलता है कि हम्पी में विठल स्वामी और हजार राम मंदिर प्रमुख है। विठल स्वामी और हजार राम मंदिर क्या है ना, प्रमुख है। हजार राम मंदिर की दीवारें पर रामायण की मूर्ति कला उकेरी गई है, लिखी गई है। कहां पर? हजार राम मंदिर के ऊपर जो है लिखी गई है, मूर्ति के ऊपर, है ना, मूर्ति कला के ऊपर रामायण लिखा गया है। विजयनगर के मंदिरों में रथ शैली की वास्तुकला मिलती है। विजयनगर का जितना भी मंदिर दिखेगा ना, तो रथ शैली का क्या मिलेगा? वास्तुकला मिलेगा। लोकोपयोगी, है ना, लोकोपयोगी जल प्रणाली जैसे बांध, नहरें विकसित की गई थी इसी विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर के शासकों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया भाई? व्यापार को बढ़ावा दिया विजयनगर के साम्राज्यों ने। घोड़े, मसाले, रेशम, कीमती पत्थरों का निर्यात होता था। किस किस चीज का होता था भाई? घोड़ों का, मसालों का, रेशम का और कीमती, है ना, कीमती पत्थरों का निर्यात किया जाता था। अगर हम बात करें कि विदेशी यात्री डोमिंगो पाइस और अब्दुल रज्जाक ने हम्पी का वर्णन किया। किसने किया भाई? डोमिंगो पाइस और अब्दुल रज्जाक ने हम्पी का वर्णन किया है। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि डोमिंगो पाइस कौन था भाई? डोमिंगो पाइस जिसने हम्पी का वर्णन किया है वो कौन था? वो भी देखना जरूरी है ना। तो यहां से देखते हैं, यहां क्या कहता है कि डोमिंगो पाइस जो है पुर्तगाली यात्री था। विजयनगर की सेना में अस्थाई
घुड़सवार दल था। क्या था भाई? घुड़सवार दल था। राज्य और मंदिर के बीच जो है गहरा संबंध था। राज्य और मंदिर के बीच जो है विजयनगर साम्राज्य में बड़ा ही गहरा संबंध था और मंदिरों को धार्मिक ही नहीं राजनीतिक केंद्र भी माना जाता था। मंदिर को सिर्फ धार्मिक नहीं राजनीतिक केंद्र भी माना जाता था। अगर हम बात करें या सेना ना, राया सेना साम्राज्य की प्रमुख सेना थी। राया सेना की बात करें तो प्रमुख सेना थी। अगर हम बात करें तालीकोटा का युद्ध तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। विजयनगर साम्राज्य के कारण बना था पतन का। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई? कहता है यह युद्ध जो थी ना दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतों से हुआ था। किससे हुआ था? दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतों से यह युद्ध हुआ था। विजयनगर के शासक जो थे वो तेलुगु, कन्नड़, तमिल भाषाओं का संरक्षण दिया। और वहीं अगर हम बात करें सती प्रथा, देवदासी प्रथा का भी उस समय उल्लेख मिलता है। किस समय? विजयनगर साम्राज्य के समय। आगे चलते हैं। कहता है मंदिरों में राजा की मूर्तियों की स्थापना आम थी, कि मंदिर में राजा की मूर्ति को बना करके जाके रख दिया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। अगर हम बात करें विजयनगर की वास्तुकला के द्रविड़ शैली की, किसकी भाई? द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। किसकी शैली मिलती है? द्रविड़ शैली देखने को मिलती है विजयनगर की वास्तुकला में। हम्पी की विजय स्तंभ देखते हैं ना, हम्पी की विजय स्तंभ देखते हैं आप, और बाजार क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारत में राजनीतिक एकता कायम थी। क्या थी भाई? विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारत में राजनीतिक एकता शामिल थी। दक्षिण भारत में। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या कहता है आपका, वो भी जरा देख लेते हैं। अगला चैप्टर कहता है कि अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से 1605 तक था। इस कालखंड में प्रमुख रहा है। किसका भाई? अकबर का शासनकाल। कृषि उत्पादन और लगान वसूली मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। रीढ़ की हड्डी अगर माने तो वो था कृषि उत्पादन और लगान वसूली। किसान को रैयत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैयत। और इसीलिए आप पढ़े होंगे रैयतवादी व्यवस्था, है ना? तो किसान को क्या कहा जाता था? रैयत कहा जाता था। जमींदार वे थे जिनके पास भूमि और कर वसूलने का अधिकार था। जमींदार वही था जिसके पास भूमि था और कर वसूलने का अधिकार था, वही जमींदार कहलाता था। जमींदार स्थानीय प्रशासन, न्याय, सुरक्षा में भी भूमिका निभाते थे। स्थानीय प्रशासन क्या करता था? न्याय और सुरक्षा में भी भूमिका निभाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, है ना, दहसाला व्यवस्था लागू किया था। किससे क्या क्या लागू किया था? दहसाला व्यवस्था लागू किया था टोडरमल ने, है ना, जो कि राजस्व मंत्री था। क्या था भाई? राजस्व मंत्री था। अगर हम दहसाला प्रणाली में बात करें तो दहसाला प्रणाली में फसल के औसत उत्पाद और मूल्य के आधार पर कर तय होता था। क्या होता था? उत्पाद और मूल्य के आधार पर कर तय होता था। राजस्व का हिस्सा बटाई, नगद और कंकुत पद्धति से होता था। किससे होता था भाई? कंकुत पद्धति से होता था। किसमें? राजस्व का हिसाब। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कंकुत क्या है? कंकुत में फसल की नाप जोख करके लगान तय होता था। कंकुत क्या है भाई? कि फसल में नाप जोख करके फसल, है ना, लगान तय होता था। किसानों की भूमि को खालसा यानी कि राज्य की और जागीर यानी कि अधिकारियों की दी गई में बांट दिया जाता था। किसमें बांट दिया जाता था? खालसा और जागीर में बांट दिया जाता था किसानों की जमीनों को। जागीरदारी प्रणाली क्या था भाई? मुगल शासक की मुख्य राजस्व प्रणाली था ये जागीरदारी प्रणाली। जागीरदारों को वतन जागीर भी, है ना, दी जाती थी, जो क्या था? पैतृक होती थी। अगर हम आईने अकबरी की बात करें तो आईने अकबरी में कृषि, समाज और प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? विस्तृत जानकारी मिलती है आईने अकबरी में। फसलों में प्रमुख थे, चावल था, गेहूं था, ज्वार था, बाजरा था, कपास था और गन्ना था। ये जितने भी फसल है ना, वो फसल, है ना, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे मुगल शासक में। कृषक वर्ग की बात करें तो सामान्यतः उच्च कर देना पड़ता था कृषकों को, जिससे जीवन कठिन होता था। उस वक्त जीवन क्या होता था? कृषकों का कठिन होता था। गांव के समाज में ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार, बनिया
आदि वर्ग भी रहते थे, है ना, गांव के समाज में। जमींदार और राज्य के बीच अक्सर राजस्व वसूली को लेकर संघर्ष होता था। किनके किनके बीच? जमींदार और राज्य के बीच। आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कहता है कि कुछ जमींदार स्वतंत्र सत्ता की तरह व्यवहार करते थे। मुगल काल में अधिकतर जमींदार हिंदू थे और मुस्लिम जमींदार भी थे, लेकिन कम थे। लेकिन ज्यादातर क्या थे? हिंदू जमींदार थे मुगल काल में। जमींदारों को कर वसूली कर लगान नायक भी कहा जाता था। क्या करता था? लगान नायक भी कहा जाता था वसूली का। किसको? जमींदारों को कर वसूली का लगान नायक भी कहा जाता था। गांवों में सामूहिक खेती होती थी और साझा सिंचाई प्रणाली होती थी। एक दूसरे से साझा करके सिंचाई करते थे और सामूहिक खेती होता था। खेती में प्रयुक्त होते थे, हल होता था, बैल होता था, कुआं होता था और नहरें भी शामिल थी खेती में। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहता कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, बंगाल, मलवा क्या था? कृषि दृष्टि से समृद्ध थे। कृषि संकट के समय किसान कर्ज में डूब जाते थे या पलायन करते थे। क्या करते थे? किसान जो है कर्ज में डूब जाते थे या फिर पलायन करते थे। अगर हम बात करें, कई बार किसानों ने विद्रोह भी किया, जैसे कि जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, ये सारे विद्रोह भी किसानों ने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जमींदारों को राज्य से मनसबदारी का पद भी मिल सकता था। जमींदारों को क्या मिल सकता था? राज्य से मनसूबदारी का पद भी मिल सकता था। राजस्व संग्रह और अनियमित के कारण प्रशासनिक समस्याएं आती थी। क्या आती थी? प्रशासनिक समस्याएं आती थी। अकबर का भू राजस्व तंत्र एक आदर्श मॉडल माना जाता था। क्या माना जाता था? आदर्श मॉडल माना जाता था। अगर हम बात करें, इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि गांव और खेती मुगल प्रशासन की नींव थी। क्या थी? गांव और जो खेती है वो मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। इस चीज़ों को पढ़ने से पता चलता है हम लोगों को कि सारा जो पैसा उसका आ रहा था वो खेती से ही आ रहा था। चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। ये रहा भाई अगला पॉइंट, कहता है बाबर के बारे में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर बनाम इब्राहिम के बीच हुआ था, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का विजय हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 अकबर बनाम हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की विजय हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर बनाम अफगान बहलोल खान लोधी, है ना, लोधी के बीच 1529 में हुआ था। ठीक है जी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा की लड़ाई में बाबर को गाजी की उपाधि मिली। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि। खानवा की विजय में बाबर को भारत का अस्थायित्व प्रदान हो गया। भारत में बाबर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जम गया खानवा के युद्ध के बाद। आगे चलते हैं, अगला क्या है भाई? भारत में सही तरीके से अस्थायित्व हो गया। कौन? बाबर। उसके बाद आता है खानवा के युद्ध में बाबर तुर्की तोपों का प्रयोग किया था। क्या? किस तोपों का? तुर्की तोपों का प्रयोग किया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर बनाम मोदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोदिनी राय के बीच में हुआ था। उसके बाद आता है घाघरा युद्ध, बाबर का अंतिम प्रमुख युद्ध था। और राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर को चुनौती दी थी। किस चीज की चुनौती दी थी? लड़ाई खुद ही वो चुनौती दिया। राणा सांगा ने खुद ही चुनौती दिया था कि आओ जंग करो हमसे, और राणा सांगा की हार हुई। आगे चलते हैं, पानीपत द्वितीय युद्ध में हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अकबर की सेना पराजित कर दिया। क्या कर दिया? अकबर की सेना उसे पराजित कर दिया। पानीपत तृतीय युद्ध में मराठों की शक्ति का पतन हो गया। घाघरा युद्ध में बाद में बाबर का उत्तर भारत पर नियंत्रण मजबूत हो गया, और यह आखिरी युद्ध था घाघरा का। मुगल युद्धों में तोपखाने और घुड़सवार सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मुगल वंश में कौन कौन? तोपखाने और घुड़सवार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आगे चलते हैं भाई, अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि बाबर के युद्धों में तुर्क मंगोल युद्ध नीति अपनाई गई थी। तुर्क का और
मंगोल युद्ध की नीति अपनाया करता था बाबर। कौन? बाबर की बात करें तो पानीपत के युद्ध में भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। बाबर के 3 प्रमुख युद्ध हैं, खानवा, चेंद्री, घाघरा, उसके शासन की नींव बनी। ये 3 युद्ध जो है वो बाबर के शासन की नींव बनी। अगर हम अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने लिखी। अकबरनामा की रचना किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। अगर हम बात करें आईने अकबरी तो अकबरनामा का 3रा भाग है। आईने अकबरी ही अकबरनामा का 3रा भाग है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है, ये क्या हुआ? अकबर के दरबार इतिहासकार में अब्दुल फजल थे। क्या थे? इतिहासकार थे। कौन? अकबर के दरबारी जो थे अब्दुल फजल, वो क्या थे? अबुल फजल जो थे वो इतिहासकार थे। बाबरनामा फारसी में नहीं तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसे क्या किया? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबरनामा किसने लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबरनामा, और हुमायूं नामा जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अब्दुल फजल की रचना जो है वो अकबरनामा और आईने अकबरी है। क्या है भाई? अबुल फजल की रचनाएं जो है अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों अबुल फजल की ही रचनाएं हैं। मुगल कालीन इतिहास ग्रंथ शासकों की दृष्टि से अगर देखें तो लिखे गए हैं। हुमायूं नामा में हुमायूं की कमजोरियों का भी वर्णन किया गया है कि हुमायूं की कमजोरी क्या थी, क्योंकि भाई उनका जो जिंदगी है पूरा डगमग डोले रहा है ना जी। आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर चलते हैं भाई। अगला चैप्टर क्या है? अब आते हैं जरा अंग्रेज को पढ़ लें थोड़ा हम लोग, है ना जी। अगला चैप्टर क्या कहता है? अगला चैप्टर क्या कहता है? कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजस्व वसूली का कार्यक्रम शुरू किया। क्या किया? कार्य शुरू किया राजस्व वसूली का, ये भी कर लेना शुरू किया इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। 1772 में, है ना, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था 1772 में। व्रेन हॉस्टिंग ने राजस्व व्यवस्था की निगरानी शुरू की थी, और 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा किया गया था। कर्नवालिस द्वारा किया गया था। क्या चीज? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। जमींदारी प्रथा की बात करें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित रही है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित रही है जमींदारी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे राजस्व सरकार को देते थे। क्या करते थे? राजस्व सरकार को सीधे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान देते थे राजस्व, यानी कि कर की बात करें तो। महलवारी व्यवस्था में गांव की पंचायत राजस्व इकाई थी। महलवारी संस्था में क्या थी? गांव की पंचायत ही राजस्व की इकाई थी। किसान नगद कर देने के लिए मजबूर थे, है ना, मजबूर थे, जिससे वे कर्जदार हो गए। नील की खेती की बात करें तो एक मुख्य नकदी फसल बन गई थी। नील की खेती करना एक मुख्य नकदी फसल था कि उसे बेचो और पैसा कमाओ। आगे चलें भाई। तो नील की खेती भी हम लोग करवा दिए। अब आगे चलते हैं, नील की खेती के बाद कुछ और करवाते हैं कि नील आंदोलन करवा देते हैं। ठीक है, नील आंदोलन का नेतृत्व तो बंगाल के किसान ने किया। किसने किया था? बंगाल के किसानों ने किया था नील की आंदोलन। आंदोलन के समर्थन में नील दर्पण नाटक लिखा था। क्या लिखा था? नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा गया था। दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे। कौन थे? दीनबंधु निराला, है ना। दीनबंधु मित्र जो थे वो इसके लेखक थे। नील दर्पण जो कि नाटक के रूप में लिखा गया था। 1859 और 60 में नील आंदोलन हुआ था। 59 और 60 में हुआ था। नील आंदोलन के बाद सरकार ने नील आयोग गठित किया। क्या किया? नील आयोग गठित किया। नील आंदोलन के बाद आयोग की रिपोर्ट के बाद जबरन नील की खेती पर रोक लगा दी गई। जबरन जो नील की खेती करवाया जा रहा था उस पर रोक लगा दिया गया। किस पर भाई? नील की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद महाजनों से लिया गया कर्ज किसानों को भूमिहीन बना देता था। क्या बना देता था? किसानों को भूमिहीन बना देता था। महाजनों से लिया गया कर्ज। अंग्रेजों ने भूमि का सर्वेक्षण और रिकॉर्ड शुरू किया। सर्वेक्षण और रिकॉर्ड शुरू किया किसने? अंग्रेजों ने। भूमि अधिकार अब दस्तावेज में दर्ज होने लगे थे। भूमि अधिकार क्या हुआ था? जितना भी भूमि अधिकार था सारे लोगों को दस्तावेज में सब कुछ ऐड हो रहा था, लिखा रहा था, है ना। क्या लिखा रहा था? दर्ज हो रहा था। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की और इसको भी पढ़ लेते हैं भाई। क्या कहता है
कि भूमि अधिकार का दस्तावेज जो है दर्ज हो रहा था। गांवों को अंग्रेज ने राजस्व और व्यापारिक केंद्र माना था, यानी कि पूरा टैक्स वैक्स पूरा बढ़िया तरीके से वसूल रहा था। कृषि व्यवस्था और औपनिवेशिक हितों के अधीन थी। किसानों को फसल का एक बड़ा हिस्सा लगान में देना पड़ता था। एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो किसानों को लगान के रूप में देना पड़ता था अंग्रेजों को। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग आगे। ये रहा भाई अगला, कहता है अफीम और कपास जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला। भारतीय कृषि प्रणाली ब्रिटिश व्यवस्था के व्यावसायिक हो गई और किसानों को कानूनी संरक्षण नहीं था। मद्रास में, बॉम्बे में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी। उत्तर भारत में मलवारी प्रणाली अपनाई गई। किसान अस्थाई लगान देने के कारण भी गरीब हो गए थे। किसान जो है अस्थाई लगान देने के कारण भी गरीब हो गए थे। किसानों की कर नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। उपनिवेशवाद ने गांव की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता छीन ली थी। क्या चीज भाई? उपनिवेशवाद ने। यह अध्याय बताता है कि कैसे किसान और औपनिवेशिक शोषण के शिकार बने। ये हम लोग, ये भी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं बस उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से हम पूरा पढ़ रहे हैं। चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नहीं पूरा सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं भाई। ये रहा चैप्टर, इसको भी देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह था। पहला बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति किसके बीच? भारत बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कहां से भाई? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे को विद्रोह का प्रथम शहीद माना जाता है। मंगल पांडे मूवी देखे हैं ना, तो उसे ही क्या माना जाता है? इस 1857 की क्रांति का सबसे पहला क्या माना जाता है? हाँ, शहीद माना जाता है। विद्रोह का प्रमुख कारण करतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही था विद्रोह का प्रमुख कारण, पहला कारण। ठीक है। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों के अपना नेता घोषित कर दिया था। विद्रोहियों ने क्या कर दिया था? बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता घोषित कर दिया था। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, हाँ, जो कि लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे, तात्या टोपे। तो ये सारे जो थे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे प्रमुख नेता थे। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, जबकि भारतीयों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा भाई? भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम कहा और जबकि अंग्रेजों ने क्या कहा? सिपाही विद्रोह। लक्ष्मीबाई ने झांसी की अद्भुत वीरता दिखाई। कुंवर सिंह ने बिहार क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आपसे पूछेंगे लक्ष्मीबाई कहां से कर रही थी? तो वो विद्रोह कर रही थी कहां से भाई? तो वो विद्रोह कर रही थी झांसी से। लेकिन अगर बात करें कुंवर सिंह तो बिहार से। लखनऊ से कौन कर रही थी? तो लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, दिल्ली, अवध विरोधियों के प्रमुख केंद्र थे। अगर हम बात करें सावधानी पूर्वक नियोजित विद्रोह नहीं था, यह एक स्वतः क्या था? स्फूर्त प्रतिक्रिया थी। 1858 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था। क्या क्या था? 1858 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को ही क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। विद्रोहियों के दमन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। क्या हो गया? विद्रोहियों के दमन के बाद जैसे ही विद्रोह होना शुरू हुआ और पूरा हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और 1858 की शाही घोषणा पत्र, है ना, ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हो गया। क्या हुआ? ब्रिटिश शासन का आरंभ हो गया। भारतीय ने ब्रिटिश ताज का शासन वायसराय के माध्यम से हुआ। किस तहत हुआ भाई? वायसराय के माध्यम से हुआ। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना भाई? लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बना। आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बन चुका है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कहता है भूमि व्यवस्था, धार्मिक हस्तक्षेप, सामाजिक सुधार से असंतोष बढ़ा, गुस्सा बढ़ा और क्या बना? क्रांति हुआ। जमींदार, तालुकेदार, सैनिक इस विद्रोह में शामिल हुए थे। अंग्रेजों ने जमकर दमन किया। गांव जलाए गए, हजारों को फांसी दी गई, है ना, दमन किया। वो भी जुल्म कम नहीं किया अंग्रेज ने। तो 1857 में विद्रोह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया। 1857 के क्रांति को, है ना, अंग्रेजों ने क्या किया? मुटनी यानी सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। क्या दी? संज्ञा दी। विद्रोही सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। किसने भाई? अंग्रेजों ने। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह रहा अगला पॉइंट। कहता है विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया।
भारतीय इतिहास लेखन में इसे जन क्रांति भी कहा गया। दिल्ली, झांसी, कानपुर ने अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया। विद्रोह के बाद राजाओं और नवाबों के अधिकार छीन लिए गए। भारतीय समाज में आमतौर पर राष्ट्रीय चेतना का बीज पड़ा। विद्रोह फैसले में अफवाहों और धार्मिक विश्वासों की भूमिका रही। 1857 विद्रोह में भारत ने संगठित आंदोलन की भूमिका बनी। लॉर्ड डलहौजी की नीति अगर बात करें से असंतोष फैला। लॉर्ड डलहौजी की नीति से क्या फैला? असंतोष फैला। अगर बात करें अवध की विलय विद्रोह का बड़ा कारण बना। अवध का जो विलय था ना, विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना। आगे चलें भाई। नाना साहब ने कानपुर अंग्रेजों को हराकर बाद में विद्रोह दबा दिया गया। बाद में से क्या किया? विद्रोह को दबा दिया गया, अंग्रेजों को हरा दिए नाना साहब। ये रहा अगला पॉइंट। अगला क्या कहता है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी। तात्या टोपे को क्या किया? अंग्रेजों ने पकड़ करके फांसी दे दिया। लक्ष्मीबाई की वीरता को अंग्रेजों ने भी सहारा कि किस कदर से लक्ष्मीबाई ने लड़ी है पूरे ई में, तो उससे अंग्रेजों ने भी उसे सराहना किया, उसकी तारीफें की। किसकी? लक्ष्मीबाई की। ब्रिटिश सरकार ने धर्म के हस्तक्षेप बंद करने का वादा किया। क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने धर्म में हस्तक्षेप, बोला कि हम धर्म में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो ये वादा कर लिया। 1857 के विद्रोह असफल रहा, लेकिन इतिहास में अमीर छाप छोड़कर गया कि आगे आप अगर करते हैं आंदोलन तो आपका देश आजाद हो सकता है। ये छाप छोड़कर चला गया 1857 की क्रांति। यह विद्रोह असंगठित था, इसके पास स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन की नींव इसी विद्रोह से रखी गई। भारत में पहली बार बड़े स्तर पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई। यह विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में इतिहास में अंकित है। क्या है भाई? यह विद्रोह जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में इतिहास में अंकित है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, नहीं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर देख लेते हैं भाई। अगला चैप्टर क्या कहता है हमारा, है ना? तो बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि भाई चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर को ही इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, आराम से समझना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो रुक रुक कर देखें, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा देखें फिर रुकें, आधा घंटा देखें फिर रुकें, लेकिन इसे कंप्लीट कर लें तो बेहतर है आपका, है ना? 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में कोलकाता को अंग्रेजों ने भारत की राजधानी बनाई। अंग्रेजों ने कोलकाता को क्या बनाई? 1772 में भारत की राजधानी कोलकाता को बनाई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1911 में बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये तीनों शहर ब्रिटिश भारत के प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर थे। क्या थे? प्रेसिडेंसी शहर थे। अगर हम बात करें बंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है जी। कोलकाता में फोर्ट विलियम ब्रिटिश सैन्य शक्ति का प्रमुख केंद्र था। फोर्ट विलियम ब्रिटिश शक्ति जो सैन्य शक्ति था उसका एक केंद्र बनाया गया था। चार्ल्स डब्ल्यू डॉयली एक अंग्रेज चित्रकार था जिसने कोलकाता का एक जीवन चित्रित किया था। क्या किया था? जीवन को चित्रित किया था। 19वीं सदी में बंबई भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर बन गया था। भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर बन गया था। कब? बंबई भारत का 19वीं सदी में। ब्रिटिश शासकों ने दिल्ली में नई दिल्ली की योजना बनाई। क्या बनाई? दिल्ली में एक नई दिल्ली की योजना बनाई। और 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में नई राजधानी की घोषणा की। क्या की? नई राजधानी की घोषणा की। जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से हटा करके दिल्ली पहुंचा दिया। आगे चलते हैं। किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में नई राजधानी की घोषणा की और भारत की राजधानी को बदल करके क्या कर दिया? कोलकाता कर दिया। क्लियर है भाई यहां तक? हाँ, आगे चलते हैं। कहता नई दिल्ली के वास्तुकार थे। कौन थे? एडविन लुटियाना थे, है ना? एडविन लुटियाना जो थे वो क्या थे? दिल्ली के वास्तुकार थे। और हर्बर्ट बेकर थे। कौन थे? हर्बर्ट बेकर थे। 1911 और 1931 के बीच नई दिल्ली का निर्माण हुआ। नई दिल्ली में राजपथ, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ, है ना? नई दिल्ली में क्या हुआ? राजपथ, इंडिया गेट, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ। ब्रिटिश शासन में शहरों का विकास सैन्य, प्रशासनिक और व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार हुआ था।
अंग्रेजों ने शहरों को ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के नाम से जाना। क्या जाना? अंग्रेजों ने शहरों को ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के नाम से जाना। ब्लैक टाउन में भारतीय रहते थे, जबकि व्हाइट टाउन में यूरोपीय रहते थे, है ना। व्हाइट टाउन में कौन रहते थे? यूरोपीय रहते थे, और ब्लैक टाउन में भारतीय रहते थे। मतलब शकल पर देख रहे हैं किस तरीके से, कलर पर जा रहा वो। 1857 में विद्रोह के बाद दिल्ली के पुराने हिस्से को तोड़कर नई दिल्ली का निर्माण किया गया। कब भाई? 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली को तोड़ा गया और नई दिल्ली बनाया गया। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लें। कहता ब्रिटिश शासकों ने परंपरागत भारतीय स्थापित उपेक्षा और यूरोपीय शैली अपनाई, और नई दिल्ली में मुगल और यूरोपीय स्थापित का मिश्रण दिखाता है। कहता अंग्रेजों ने रेलवे, डाक व्यवस्था, संचार प्रणाली के विकास से शहरों को जोड़ा और औपनिवेशिक शहर प्रशासनिक नियंत्रणों का प्रतीक बना। क्या बना भाई? औपनिवेशिक शहर जो है प्रशासनिक नियंत्रणों का क्या बना? प्रतीक बना। आगे चलते हैं भाई अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है? ये रहा अगला पॉइंट आपका। क्या कहता है अगला पॉइंट, जरा देख लेते हैं। कहता है ब्रिटिश राज में जमींदारों और उच्च वर्गों को शहरों में विशेष स्थान प्राप्त था। औपनिवेशिक योजनाओं के आम जनता की भागीदारी नहीं होती थी। बंबई में कपास उद्योग और बंदरगाह के आर्थिक विकास हुआ। अंग्रेजों ने नगर नियोजन के जरिए साफ सफाई और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ब्रिटिश स्थापत्य में गॉथिक, रोमन और क्लासिकल शैलियों का प्रभाव दिखाता है। और बोलता है इंडिया गेट ब्रिटिश सैनिकों का याद में बनाया गया स्मारक है ना। इंडिया गेट जो है ब्रिटिश सैनिकों के याद में बनाया गया एक स्मारक है, जो कि आज इंडिया गेट मुंबई में दिखता है, इंडिया गेट सॉरी, जो कि दिल्ली में दिखता है। राष्ट्रीयवाद के उभार के साथ लोगों को औपनिवेशिक स्थापत्य का आलोचना शुरू की। नई दिल्ली की योजना में दौड़ी सड़कें, सरकारी इमारतें और पार्क जैसी विशेषताएं भी क्या है? शामिल है। औपनिवेशिक शहरों की वास्तुकला में शक्ति नियंत्रण और सांस्कृतिक प्रभुत्व का संदेश छुपा होता है। आगे चलते भाई, यहां तक तो सारे लोगों का क्लियर हो चुका होगा। बस इसे आप याद करते जाएंगे, यही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट, अगले चैप्टर की ओर। ठीक है जी, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। ये रहा अगला चैप्टर। क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया। 1917 में चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ। ठीक है जी, चंपारण आंदोलन नीलहे किसानों की समस्याओं को उठाता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों की कर माफी के लिए किया गया था। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। सबसे पहले गांधी जी ने भारतीय राजनीति का सत्याग्रह असहिंसा को जोड़ा। रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और यह अमृतसर में हुआ। यह जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। 1920 में गांधी जी ने सहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कब भाई? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला देखते हैं क्या है। 1922 देख लेते हैं। ठीक है, 1920 देख लिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को बल दिया। 1930 में नामक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया, जो कि साबरमती से लेकर के दांडी तक चला, जो कि 240 किलोमीटर दूर है। दांडी यात्रा ने नमक कानून का उल्लंघन किया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। अगर हम बात करें करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और बल दिया उन पर। खिलाफत आंदोलन 1919 में गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं के समर्थन में किया था। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ हरिजन आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? हरिजन आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता पाप है। क्या भाई? अस्पृश्यता पाप है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था।
आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है कि गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका निकाली थी। यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्र किनका था? गांधी जी का था। गांधी जी की विचारधारा सदा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ये गांधी जी का विचार था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, है ना। उन्होंने लंदन में से वकालत पढ़ी और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। गांधी जी को सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय पिता नाम जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, नहीं अगले चैप्टर की ओर। ये रहा अगला चैप्टर भाई। अगला चैप्टर क्या कहता है कि भारत का विभाजन वर्ष 1947 धार्मिक आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? भारत का विभाजन जो हुआ था धार्मिक आधार पर 1947 में हुआ था। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1940 में लाहौर क्या था? लाहौर प्रस्ताव में उठाई गई थी। विभाजन का मुख्य कारण मुस्लिम लीग द्वारा राष्ट्र सिद्धांतों की मांग था, इसीलिए पाकिस्तान और भारत बना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसने विभाजन का रास्ता साफ कर दिया। विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे विभाजन के समय। आगे चलते हैं भाई। अगर हम बात करें कि कैबिनेट मिशन 1946 की बात करें तो भारत में एक रखने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। रैड क्लिफ आयोग की सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी की गई। रैड क्लिफ ने ही जो सीमा रेखा खींचा था, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को खींचने वाले व्यक्ति कौन थे? रैड क्लिफ थे। रैड क्लिफ रेखा पंजाब और बंगाल का एक विभाजन किया, बंगाल का भी विभाजन किया और पंजाब का भी विभाजन किया। पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे बाद में बांग्लादेश कहा गया। विभाजन के समय करीब 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। लाखों लोगों की मौत और महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं हुई थी। पंजाब में सबसे अधिक रक्तपात हुआ था और दंगे हुए थे, सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ था जिस वक्त भारत बट रहा था। विभाजन के बाद महिलाओं का अपहरण और बलात्कार एवं गंभीर समस्याएं बन गई थी। यह आम हो चुका था बंटवारे के समय। भारत सरकार और पाकिस्तान में महिलाओं के वापसी हेतु रिकवरी अभियान चलाया गया। क्या चलाएगा? रिकवरी अभियान चलाया गया। पाकिस्तान ने महिलाओं की वापसी के लिए, पाकिस्तान जो है महिलाओं की वापसी के लिए क्या चलाया? दोनों ने मिलकर के, पाकिस्तान और भारत सरकार दोनों ने मिलकर के है ना, वापसी हेतु, महिलाओं की वापसी हेतु क्या चला? रिकवरी अभियान चलाया। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कहता है विभाजन के बाद भारत धर्मनिरपेक्षता को अपनाया जबकि पाकिस्तान ने इस्लामिक राष्ट्र का घोषणा कर दिया। भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया कि यहां कोई भी धर्म रह सकता है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है एक कट्टरपंथी पे उतर गया और वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र वाद बना दिया, है ना, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। मौलाना आजाद ने विभाजन का तीव्र विरोध किया। मौलाना आजाद की अगर बात करें तो वो बड़े ही गमगीन थे, इस चीज से गमगीन थे कि ये ना होना चाहिए, गलत हो गया। गांधी जी विभाजन के विरुद्ध थे लेकिन उनकी बात का महत्व नहीं दिया गया। विभाजन के राष्ट्रीय त्रासदी कहा गया। क्या कहा गया? विभाजन को राष्ट्रीय त्रासदी कहा गया। आगे चलें भाई, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला पॉइंट। कहता है विभाजन ने हिंदू मुस्लिम संबंधों में अस्थायी खटास पैदा की। विभाजन के समय बंटवारे की जिम्मेदारी भारत व पाकिस्तान की सरकारों पर छोड़ दी गई। भारत ने विभाजन में 2 राष्ट्र सिद्धांत को जन्म दिया। कांग्रेस ने विभाजन को टालने के लिए कई प्रयास किए लेकिन असफल रहे, है ना। विभाजन के पीछे ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की नीति भी जिम्मेदार थी। अगर हम बोले तो दंगे और विस्थापन और हिंसा विभाजन में सबसे बड़ी कीमत थी। अंग्रेजों ने सत्ता के हस्तांतरण की जल्दीबाजी दिखाई जिससे समस्या और बढ़ी। महिलाओं की स्थिति पर इतिहासकार उर्वशी बुटालिया और वीना दास ने कार्य किया कि भाई एक तरफ से क्या हो, महिलाओं की स्थिति को सही से सुधारा जाए। विभाजन ने लाखों लोगों की पहचान, जड़ें और नागरिकता को बदल दिया। कोई
भारतीय जो है पाकिस्तान अब कहलाने लगा, है ना। सारा चीज बदल गया। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो अगला क्या आ जाता है कि भारतीय संविधान ने विभाजन की पीड़ा की झलक मिलती है। भारतीय संविधान में विभाजन की पीड़ा की झलक मिलती है कि कितना पीड़ा हुआ, कितना दर्द हुआ अलग होने में। विभाजन ने एकता और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया। 1947 से भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। इस प्रक्रिया ने भारतीय उपमहाद्वीप को गहरी सामाजिक और राजनीतिक क्षमता पहुंचाई। मुस्लिम लीग द्वारा 1940 को लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग रखी, जिससे बाद में दो राष्ट्र सिद्धांतों का जन्म हुआ। कितने राष्ट्र भाई? दो राष्ट्रों का जन्म सिद्धांत हुआ। विभाजन के समय भारत ने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों की विस्थापित हो गई। आगे चलते हैं भाई अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि 3 जून 1947, जरा ध्यान से देखेंगे इस दिन को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने औपचारिक रूप से भारत का विभाजन की घोषणा कर दी, है ना। उसके बाद कहता कि और राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया। उसके बाद बोलता है विभाजन के समय पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का विभाजन भी किया गया, जिसके लिए रैडक्लिफ आयोग में सीमाएं तय की गई। महात्मा गांधी ने विभाजन का तो महात्मा गांधी ने विभाजन का कड़ा विरोध किया था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। क्या थे? हिंदू मुस्लिम के एकता के पक्षधर थे। उनके अनुसार भारत एक साझा राष्ट्र होना चाहिए, एक मिलजुल कर रहने वाला राष्ट्र होना चाहिए, कोई भी हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी तक भारत में क्या है भाई? हिंदू मुस्लिम एकता है और इसे क्या माना गया? एक माना गया है कि कोई भी यहां रह सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने आप को इस्लामिक धर्म देश बना लिया। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है कि महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और धर्मांतरण की घटनाएं जो है विभाजन के दौरान आम हो गई थी, जिससे सामाजिक ताना बाना बुरी तरीके से प्रभावित हुई। भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों ने मिलकर महिलाओं का पुनर्वास अभियान, है ना, रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया, जिससे अब, है ना, अपहृत महिलाओं को ढूंढकर उनके देश को लौटाया गया। विभाजन के कारण करोड़ों लोग अपने पुश्तैनी घरों से विस्थापित हो गए थे, जिससे दोनों देशों में, है ना, शरणार्थियों की भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। दोनों देशों में बड़ा ही शरणार्थियों का बहुत ही भारी समस्या उत्पन्न हो गया था। ब्रिटिश औपनिवेश नीतियों के फूट डालो राज करो का नीति जो था वो विभाजन के लिए ना जिम्मेदार मानी जाती थी, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाया गया। वही जो चाहता था अंग्रेज वही हुआ कि फूट डालो राज करो, और पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। ऐसा फूट डाला कि पूरा बर्बाद हो गया, है ना। दोनों देश एक दूसरे से बदल गए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत को एक रखने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों के कारण यह योजना असफल रही। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग की टकराव की वजह से ये दो देश जो है अलग बदल गए। आगे चलें भाई, है ना। मुस्लिम लीग के मतभेदों की योजना की वजह से ये असफल हो गई। आगे चलते हैं। कहता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता मुस्लिम लीग के, है ना, पाकिस्तान की मांग की विरोध कर रहे थे। उन्होंने विभाजन को बाद भी मुस्लिम समाज के लिए भी नुकसानदायक बताया कि विभाजन हो रहा है, ये गलत है भाई, सारे लोग मत जाओ पाकिस्तान। वो रोकते रह गए, लेकिन सारे लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं। कहता है विभाजन के दौरान सबसे अधिक हिंसा पंजाब और बंगाल में हुई। कहाँ हुई भाई? क्योंकि पंजाब और बंगाल को ही दो भागों में बांट दिया गया था। एक पंजाब जो था वो पाकिस्तान के लिए था और एक पंजाब जो था वो भारत के लिए था। एक बंगाल जो था वो पाकिस्तान के लिए था और एक बंगाल जो था वो भारत के लिए था। तो दोनों बंगाल को बांट दिया गया और दोनों पंजाब को बांट दिया गया, जहां हजारों लोग मारे गए, इतने दंगे हुए और सामाजिक अव्यवस्था फैल गई। अगर हम बात करें
इतिहासकार उर्वशी है ना बुटालिया की और वीना दास जैसे विद्वानों ने विभाजन के समय महिलाओं है ना महिलाओं की स्थिति पर शोध किया, जिससे इस त्रासदी के मानवीय पीड़ा की चित्र सामने आया। यानी कि यही दो जो है इतिहासकार वो पूरे डिटेल्स में लिखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को पीड़ा हुआ एक दूसरे से जगह जाने में, किस तरीके दिक्कतें आई, वो ये बताती हैं बुटालिया और मीना दास बताती हैं, उर्वशी बुटालिया और मीना दास बताती हैं कि किस तरीके से ये दोनों देशों में क्या हुआ, विभाजित हुआ। आगे चले भाई, कहता है विभाजन केवल भौगोलिक सीमा का नहीं बल्कि भावनात्मक, संस्कृति और सामाजिक विघटन का प्रतीक बन गया, जिससे भारतीय समाज को आज तक प्रभावित किया जाता है। आज भी ये चीज़ें दर्द देती हैं कि किस तरीके से बंटवारा हुआ, लेकिन अब उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस कदर के ना युद्ध हुआ है, जिस तरह का सारा चीज़ हुआ, उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर देखें तो अब दर्द उतना नहीं होता है जितना कि दिखाया जाता है। आगे चलें भाई, अगला पॉइंट ये रहा, कहता भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण 1946 से 50 के बीच हो चुका था। संविधान सभा का स्थापना 1946 में हो गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हो गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई। संविधान निर्माण में कुल 11 सत्र और 165 बैठकें हुई हैं। संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। आ रहा है समझ में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं भाई, क्या चीज करने में? संविधान को लिखने में। कहता है 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी दिन की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा इसीलिए 26 जनवरी को ही क्या किया गया कि उस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान निर्माण में भारत के विविध समाज, धर्म, जाति और वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। कुल 22 समितियां बनी थी, जिनमें 8 प्रमुख समितियां थीं। प्रारूप समिति है ना कहा जाता था, क्या कहा जाता था इसे? ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता था, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता था। संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देश का तत्व और नागरिक कर्तव्य शामिल थे। संविधान में संघीय ढांचा और संसदीय प्रणाली का समावेश है। आगे चलते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट आपका कहता है कि संविधान की प्रेरणा भारत की स्वतंत्रता संग्राम की भावना से मिली। संविधान में धार्मिक निरपेक्ष, समानता और न्याय की गारंटी दी गई। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा गया और उन्हें ही संविधान का दाता माना गया। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में क्या कहता है? अगले पॉइंट को जरा देख लेते हैं। कहता है कि संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी भी दी गई है ना। हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ये दोनों महिलाएं हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इन महिलाओं को भी संविधान में भागी दी गई। संविधान में संप्रभुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांत को लिखे गए हैं। आगे चलें कि संविधान का स्रोत कई देशों से लिया गया, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। ये सारी देशों से ये क्या लिया? संविधान का स्रोत लिया गया कि किन किन देशों में किस तरीके का है। भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत रूप में है। संविधान सभा में नागरिकों और अधिकारों और कर्तव्यों पर विशेष बल दिया गया। विभाजन की पृष्ठभूमि में संविधान सभा के सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखना पड़ा। और उसके बाद करें कि मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य संविधान सभा में अलग हो गए थे पाकिस्तान जाने के बाद। यानी कि पहले तो सारे लोग मिलकर के बना रहे थे, लेकिन भाई जैसे ही अलग हुआ तो संविधान सभा से अलग कर दिया गया उन्हें, क्योंकि उन्हें तो पाकिस्तान जाने की होड़ मची हुई थी, है ना। तो भाई जाओ पाकिस्तान, हमें क्या है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ना। कहता संविधान के सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका की जवाबदेही की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हुई। संविधान सभा की कार्य लोकतंत्र की एकता एक ऐतिहासिक प्रयोगशाला बन गया। संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्य 42वें संशोधन 1946 के द्वारा जोड़े गए। मतलब कि संविधान बनने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई थी वो संविधान संशोधन करके सारी चीज़ों को जोड़ा गया है।
कहता संविधान सभा का कार्य स्वतंत्र और संप्रभुता की भावना को प्रेरित था, ना कि ब्रिटिश सरकार के अधीन से था। जवाहरलाल नेहरू, भट्टवी सीतारमैया, मौलाना आज़ाद जैसे नेता संविधान निर्मित में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो ये सारे नेता जो हैं वो शामिल थे किसमें भाई, संविधान को बनाने में। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला कहता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया था, जिससे भारतीय संविधान निर्माण को वैधता दी गई। संविधान सभा ने तय किया कि भारत के भविष्य एक संघात्मक प्रणाली पर आधारित होगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। राजभाषा हिंदी को माना, लेकिन अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। अगर और देखें तो और लिखता है इस पॉइंट में कि संविधान के अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गांधी जी के विचारों, ग्राम स्वराज, सामाजिक न्याय और समानता का प्रभाव संविधान पर पड़ा, यद्यपि वह स्वयं संविधान सभा में नहीं थे। संविधान सभा के कार्यों की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होती थी, जिससे क्या था, प्रदर्शित बनी रहती थी। आगे देखें तो कहता है संविधान सभा ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और झंडा फहराया गया था। और देखें तो कहता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिससे 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां शामिल है इसमें। तो भाई ये था, और आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आपका ये हो जाता है समाप्त। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यानी कि इतिहास पूरा आपका समाप्त होता है इस वीडियो के साथ। और बस इसी को आप कर लेंगे सही तरीके से। अरे भाई है लंबा वीडियो है, पता है हमको लंबा वीडियो है, तो आप लंबा वीडियो है तो धीरे धीरे करके देखेंगे ना। एक मरतबा अगर देखेंगे तो बोर हो जाएंगे कि क्या पढ़ रहे हैं। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए बस ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट वही देख लेंगे ना, तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो अगर एक मरतबा देखने की क्षमता है आप में, तो एक मरतबा देखिए, फिर से उसे देखें और 3-4 मरतबा उसी को रिपीट करके देखें, तो बड़ा ही मज़ा आएगा और इसे घोर करके पी जाएंगे आप। वो कहते हैं ना कि इसको घोल करके पी जाओ भाई, तो वही वाला पी जाना है आपको और कुछ नहीं। तो पूरा इसी में था, बस इसे आप कर लें और आपका पूरा हिस्ट्री 12th का कंप्लीट है भाई। तो आज तक यहीं तक, और इसी के साथ और आपके साथ आज के वीडियो को कंप्लीट करते हैं और यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।